क्या नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ वो एक सामान्य नजर से विरोध प्रदर्शन नजर आता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत दिखाई देती है? हाल के दिनों में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उभरी है, खासकर ब्रिक्स वर्सेस यूएस के खिलाफ जो सिचुएशन बना है, जिसे ब्रिक्स और यूएस आमने सामने आए हैं, उससे भारत के पड़ोसी देश में हलचल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। जेनजीज के नेतृत्व में नेपाल में बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो लंबे समय से पनप रहा था, यह दावा किया जा रहा है, लेकिन इसका अचानक से भड़क जाना बेहद चौंकाने वाला नजर आता है। नेपाल के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा और इसका निशाना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें गुप्त स्थान पर शरण लेनी पड़ी। इंपॉर्टेंट यह है कि ओली हाल ही में चीन से लौटे हैं और सितंबर के अंत में भारत यात्रा पर भी आने वाले थे। एक्सपर्ट प्रदर्शनकारियों की तरफ से आंदोलन के दौरान लगाए जा रहे नारों, पोस्टरों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं ये लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बड़े पैमाने पर पलायन जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि लंबे समय से पनप रहा था। नेपाल के युवा यूट्यूबर सरकार की पोल खोल रहे थे, गड्ढों वाली सड़कों से लेकर पलायन के मुद्दे पर, और यही असंतोष आंदोलन का रूप ले चुका है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात अभी भारत, अमेरिका, चीन, तमाम देशों के बीच बने हुए हैं और इस दरमियान भारत के पड़ोसी मुल्क में इस तरह से केओस मच जाना कई गहरे सवाल खड़े करता है। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हालात आप जानते ही हैं। हर तरफ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हाहाकार मचा, केओस हुआ। नेपाल मामलों के जानकार बताते हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओली के चीन से लौटने और भारत दौरे की तैयारी के ठीक बीच में भड़के हैं। ओली इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आने वाले थे। भारत के विदेश सचिव हाल ही में ओली की यात्रा की तैयारी के लिए नेपाल भी गए थे। ओली भी तियानजिन में एससीओ शिखर में सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वहां से चीन से लौटे थे और नेपाल पहुंचे थे। इसके साथ ही सवाल यह भी कि क्या नेपाल में बांग्लादेश वाले हालात दोहराए जा रहे हैं? नेपाल की स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के पड़ोस में इस तरह की हलचल ठीक नहीं है। जुलाई 2024 के बाद बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। हसीना को प्रो इंडिया नेता माना जाता था। बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी बाहरी ताकतों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। ओली के नेतृत्व में दिसंबर 2024 में नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। दूसरी ओर अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC के तहत नेपाल में $50 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। पिछले महीने भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से व्यापार मार्ग खोला है। इसी पर ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि यह इलाका नेपाली इलाका है, जबकि वास्तव में यह भारतीय सीमा के अंतर आता है और भारत का भी हिस्सा है। 2015 के बाद पहली बार था जब किसी नेपाली नेता ने इस तरह का बयान सीधे चीनी राष्ट्रपति के सामने दिया हो। इसी तरह 2020 में ओली ने लिपुलेख, कालापानी और लियम्पियाधुरा को 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल का हिस्सा बताया था। ओली का चीन की तरफ झुकाव काफी ज्यादा था। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ओली जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री बने थे और वो चीन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने भारत की यात्रा नहीं की। नेपाल के प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से पहले भारत जाते हैं, लेकिन ओली का पहला विदेश दौरा चीन का रहा, जिससे उनका झुकाव चीन की तरफ साफ नजर आया। नेपाल में बार बार सरकार बदलने के पीछे न सिर्फ घरेलू संकट बल्कि बाहरी ताकतों का हाथ माना जा रहा है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अचानक बहुत पैमाने पर पूरे देश में फैल गए, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस आंदोलन के भड़कने का समय भी बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। तो क्या नेपाल के मामले में अमेरिका का दखल है? क्या चीन से दुश्मनी का खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है, या भारत से नाराजगी का खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है? नेपाल के मामले में अमेरिका का दखल हो सकता है, क्योंकि नेपाल का चीन की तरफ झुकाव और भारत का पड़ोसी होने के नाते भारत अमेरिका तनाव का असर भी नेपाल पर माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की भूमिका भी इस आंदोलन के पीछे हो सकती है। जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया का जिक्र हुआ और सोशल मीडिया बैन का असर इन हंगामों के दरमियान दिखा है।
क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में वो पावरफुल टूल बन चुका है जिससे कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है, चाहे वो किसी देश में सरकार को अस्थिर करना हो, सरकार को परेशान करना हो या फिर सरकार को गिराना ही क्यों ना हो। और दुनिया भर के सोशल मीडिया पर वर्चस्व सिर्फ अमेरिका का है। अमेरिका का इस पर कंट्रोल मुख्य रूप से आर्थिक, तकनीकी और नीतिगत स्तर पर है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है। अमेरिकी कंपनियां जैसे मेटा, गूगल, एक्स वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करती हैं, जबकि अमेरिकी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमित माना जाता है। हालांकि कितना सीमित है, यह संदेह के दायरे में है। आर्थिक और स्वामित्व स्तर पर कंट्रोल अमेरिकी कंपनियों के हाथ में है। सोशल मीडिया अधिकांश जो है वो अमेरिका उस पर रूल करता है। अमेरिका में ही इनके हेड ऑफिसेस बने हुए हैं, अमेरिकी कंपनियां ही इसे ओन करती हैं। अगर हम पूरी वर्ल्ड में सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो 5.4 अरब मासिक सक्रिय यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। यहां से कंट्रोल, विज्ञापन राजस्व, एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब प्रमुख जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके आय कितनी है, उनका रीच कितना है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले फेसबुक की बात करते हैं जो मेटा प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो अमेरिका ओन करता है। इसमें 3.07 अरब यूजर्स हैं। वैश्विक विज्ञापन का 62% राजस्व अमेरिका से बाहर से आता है, लेकिन कंप्लीट नियंत्रण जो है वो अमेरिकी बोर्ड का है। इसके बाद बारी आते हैं इंस्टाग्राम की, जो कि मेटा प्लेटफॉर्म पर ही बना हुआ है। इसका कंप्लीट जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में है। 2 अरब युवा यूजर्स हैं। फोकस एल्गोरिदम पर रहता है, अमेरिकी डेटा सेंटर से यह संचालित होता है। इसके बाद नंबर आता है यूट्यूब का, जो कि गूगल अल्फाबेट का एक वेंचर आप कह लीजिए, अमेरिका के कंट्रोल में है। 2.3 अरब यूजर्स हैं। वीडियो कंटेंट का 90% अमेरिकी सर्वर से आता है, लेकिन वैश्विक पहुंच है इसकी। फिर आता है नंबर व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप एक मेटा प्लेटफॉर्म आधारित सोशल मीडिया चैट एप्लीकेशन है। 2 अरब यूजर्स हैं। अमेरिका में ही इसका हेड ऑफिस है और अमेरिका में ही इसकी जो कंपनी है वो इसे ओन करती है। मैसेजिंग में प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी तमाम तरह के दावे ये कंपनी करती है। इसके बाद बारी आती है एक्स की, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ये अब एक्स कॉप के हवाले है और ये कंपनी एलन मस्क की है, जो अमेरिका के एक बिजनेसमैन है। इसमें 0.6 अरब यूजर्स हैं, जो कि कंटेंट मॉडरेशन और वैश्विक प्रतिबंधों का सामना भी करता है। लिंक्डइन की बारी आती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है। इसके यूजर्स 1 अरब हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग कंपनी है और अमेरिकी डेटा प्रोटेक्शन से हासिल है। तो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका का कंट्रोल वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत है, क्योंकि अधिकांश प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी हैं, इनके मालिक अमेरिका में हैं, इनके हेड ऑफिस अमेरिका में हैं, लेकिन बाकी देशों में ये नियमों को चुनौती देते हैं। अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी कानूनों का इस्तेमाल करके विदेशी नियमों को चुनौती देती हैं, जैसे कि इसे आप डिजिटल इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं। अब प्रभाव के उदाहरण अगर आप देखें तो यूरोपीय संघ डीएसए 2023 के तहत मेटा और गूगल को कंटेंट मॉडरेशन सख्त करना पड़ा, लेकिन वो जीडीपीआर चैलेंज करते हैं। यूएस फ्री स्पीच मॉडल यूरोपीय सेंसरशिप से टकराता है। ब्राजील में ही ऐसा मामला है। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने एक्स को कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप मीडिया और रंबल ने यूएस कोर्ट में चैलेंज किया, ऐसे दावा करते हुए कि ब्राजील के नियम यूएस फ्री स्पीच का उल्लंघन करते हैं। भारत में भी आईटी रूल्स 2021 के तहत ट्रेसिंग और रिमूवल का प्रावधान है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां लॉबिंग करती हैं। साउथ कोरिया और मैक्सिको जैसे देश में सख्त मॉडरेशन वो चाहते हैं, लेकिन चीन इसमें अपवाद है, क्योंकि चीन ने दुनिया भर के सोशल मीडिया को ब्लॉक कर रखा है। चीन अपनी सोशल मीडिया और अपने बाइट डांस, जो कि वहां की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसके आधार पर आगे बढ़ रहा है और बाइट डांस दुनिया भर में वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई है। यानी कि अमेरिका को सोशल मीडिया के एंड पर भी चीन चुनौती देना चाहता है। अब तक आप समझ गए होंगे, बात साफ है कि सोशल मीडिया पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जा सकती है और सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे आपके जहन में कितना हो सकता है, हमारे आपके समाज में कितना हो सकता है, हमारी आपकी लाइफ में कितना हो सकता है, हमारी आपके देश में कितना हो सकता है, ये कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि अगर छोटे स्तर पर भी देखा जाए, कई हालात तनावपूर्ण होते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया को बंद किया जाता है एहतियातन, जिससे कि अफवाह ना फैले। तो सोशल मीडिया एक टूल बन चुका है जिससे अच्छे काम तो किए जा रहे हैं,
चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के क्षेत्र में हो। लेकिन अगर सोशल मीडिया के स्वामित्व कंपनियां चाहें तो इसे अपने हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेपाल में अचानक से हंगामा क्यों हुआ, यह धीरे धीरे साफ हो पाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसी बाहरी ताकत का हाथ नजर आता है। तो बात साफ में यहीं तक, सीधे चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा कि क्या हर देश में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सोशल मीडिया की लक्ष्मण रेखा आखिर क्या होनी चाहिए। क्या सोशल मीडिया भारत में भी बेकाबू हो सकता है? देखते हैं न्यूज रूम। विवेक ने अभी हमें बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो अपना कारोबार को बढ़ाती हैं। कौन से ऐसे मुल्क हैं जहां पर सोशल मीडिया अलाउ है और कहां पर अलाउ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। न्यूज रूम में अपने सहयोगियों के साथ यही डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी मुल्क को, क्या किसी सरकार को अस्थिर करने में सोशल मीडिया की भूमिका होती है या नहीं। देखिए, ये डिपेंड करता है किसी भी मुल्क पर कि उस मुल्क के कानून क्या कहते हैं। कोई भी सोशल मीडिया कंपनी अगर बाहरी है, वो आपके मुल्क में आके व्यवसाय करना चाहती है, तो वो आपके मुल्क के टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं, यानी जो अपनी शर्तें होती हैं, क्या उन शर्तों को वो मानती है या नहीं मानती है। एक नेपाल में जो अभी हमने विरोध प्रदर्शन देखा, या फिर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद नेपाल सरकार ने बैन लगाया, बैन के विरोध हुआ, फिर बैन हटाया। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सोशल मीडिया सरकार को प्रभावित कर सकती है। पिछले 2 दिनों में नेपाल में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी है। चाइना ने अपना एक ऐसा मजबूत सेफ्टी वॉल बनाया है, या फायर वॉल जिसे कहते हैं, कि जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। यानी अगर आप चाइना में रहते हैं तो आप अमेरिकन जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आप उनको लॉग इन कर ही नहीं सकते। दूसरा उत्तर कोरिया का नाम आता है, जहां पर पूरी तरीके से सोशल मीडिया ऐप जो है वो बैन है। चाइना में सोशल मीडिया ऐप हैं, लेकिन वो चाइना की हुकूमत के द्वारा, चाइनीज कंपनी के द्वारा जो जारी किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो चलते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया में बिल्कुल बैन है। बात अगर ईरान की करें तो ईरान में भी जो अमेरिकन जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया। क्या सोशल मीडिया वाकई जो ऐप्स हैं वो इतने नुकसानदेह हैं। सबसे अहम इसमें सवाल उठता है कि क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं, हाँ या नहीं। अगर इसका जवाब अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका जवाब हाँ में है। उसके पीछे वजह है, जब आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप लॉग इन करते हैं, जब आप अपनी प्रोफाइल उसमें बनाते हैं, तो आप कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर बिना देखे सहमति दे देते हैं। इसमें आपकी लोकेशन भी होती है, कई बार वो लोकेशन मांगते हैं। तो आपकी लोकेशन, आपकी चैट्स, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी फोटोज, लगभग हर एक गतिविधि पर ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो नजर बनाए रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मंत्रालयों की जो वेबसाइट है वो हैक हो जाती है। वो हैक कैसे होती है? जब आप उसी सिस्टम से किसी दूसरे सोशल मीडिया का ऐप को आप लॉगिन करते हो, तो आपकी वो सारे सिस्टम की जानकारी उस सर्वर में ट्रांसफर होती है और सर्वर के जरिए उनको हैक करना संभव होता है। तो सोशल मीडिया वरदान तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आपको जोड़ता है, ये समाज को जोड़ता है, जिंदगी को इसने आसान किया है, शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति है, चीजों में बहुत ज्यादा सहूलियत देता है। लेकिन हाँ, ये भी कहा जाता है कि अगर अमृत है तो विष भी होगा। तो विष और अमृत दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये तय करता है कि मुल्क की हुकूमत जो है वो इन सभी सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट करके लोगों के बीच में केवल अमृत का प्रसारण करती है, या अमृत वितरित करती है, या फिर विष को भी अमृत के साथ जाता हुआ लोगों के बीच में छोड़ देती है। देखिए, ख़ास तौर से आशीष ने बहुत विस्तार से सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से बताया। लेकिन हम आज देखते हैं सोशल मीडिया हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत अभिन्न
हिस्सा हो चुका है। हम देखते हैं दिन की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक। अब वो ज़रूरी है या नहीं है ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप इससे कनेक्टेड हैं। आप अपने दोस्तों से संपर्क साधने के तौर पर हो इससे जुड़े हो, या फिर ये कहा जाए कि दुनिया की हलचल को जानने के लिए आप इससे जुड़े हो, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप इससे जुड़े हो, किसी भी रूप में आप इससे जुड़ते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये ज़रूर हो जाती है कि वो हमारे ऊपर निर्धारित है या हम उस पर निर्धारित हैं। आखिर कंट्रोल किसे कौन कर रहा है, चाहे बात फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, मेटा के अंतर्गत आने वाली ये वो बड़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसका ये कहा जाए कि हर दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए या शहरी इलाकों में हो, ये आप इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि इन सारी चीज़ों को एक तरह से ओन करने वाला जो देश है वो है सीधे सीधे यूएस। और यही वजह है कि कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि इस तरह की एप्लीकेशंस का जो डेटा है, वही बात जो आशीष भी कर रहे थे कि अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद में आपको कई उसमें परमिशंस को अलाउ करना ही पड़ेगा। आप जब तक उस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करोगे, आपको हो सकता है कि वो आगे प्रोसेस ना और नैना, मुझे तो लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो आती है लोग उसको पढ़ते भी नहीं। बिल्कुल, जिसमें आपको कैमरा एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस, उसमें आपका लोकेशन, फोटो, ये सारी चीज़ें जो है, माइक एक्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा डेटा, कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि ऐसे डेटा का गलत इस्तेमाल किया गया। सही समय समय पर इस तरह की तमाम चर्चा होती रही। खासतौर से हमने देखा इलेक्शंस के टाइम पे बहुत बड़ी बात नजर आती रही है। बड़े आंदोलनों के रूप में आजकल एक अलग रूप नजर आता रहा है। यही वजह है कि चाहे बात चाइना हो, उत्तर कोरिया हो, रूस हो, यहाँ पर तो इसे एक्सट्रीमिस्ट एप्लीकेशंस के तौर पर कई जगहों पर इसे कहा जाता है और उसको सीधे सीधे पाबंदी लगाई गई है कि हम इसे अपने देश में लागू नहीं होने देंगे, हम इसे अपना नैरेटिव नहीं चलाने देंगे। दरअसल नैरेटिव चलाने की भी बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि होल्ड होने की बात होती है। और बार बार वही बात, क्या इंडिया में होल्ड है? आपने बताया कि इंडिया में इसीलिए नहीं होता होल्ड क्योंकि इंडिया की अपनी पॉलिसीज हैं आईटी की। लेकिन मुझे एक और चीज ये इंपॉर्टेंट लगती है कि आज का जो दौर है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, डिजिटल एरा है, हर चीज डिजिटलाइज्ड है। और ये कहा जा सकता है कि आजकल के जो आंदोलन होते हैं वो भी हैशटैग ट्रेंडिंग के साथ में और डिजिटल के साथ में डिजिटल स्ट्राइक के रूप में नजर आता है। आजकल तो माँ भी खाना बनाने के बाद आवाज नहीं देती है, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देती है, खाना बन गया, आ जाओ। तो मुझे लगता है कि दूसरे देशों में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंसी की बात होती है ना कि भाई हम उस पर डिपेंड हो गए। लेकिन इंडिया में नेपाल जैसी स्थिति बने, मुझे लगता है इसके लिए अभी ऐसी स्थिति तो बनती नजर नहीं आती क्योंकि हमारा खुद, खासतौर से हमारी इन एप्लीकेशंस पे कई बैरियर्स हैं जो हम उसको हावी होने नहीं देते हैं। देखिए, मेरा इस पर ओपिनियन एकदम डिफरेंट है क्योंकि ये हम तब कह सकते हैं जब हम इंडिपेंडेंट हो इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एप्स। इकोनॉमिक्स में हमें एक टर्म पढ़ाई जाती है, मोनोपोली, यानी कि किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक फर्म, किसी भी एक चीज़ की एक मोनोपोली होना, यानी कि उसके अलावा आपके पास कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, हमें वो बताया जाता है उसमें कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, वो हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं होती है। ये हम एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर अपेरेंटली एकदम फिट बैठ रहा है। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया के साथ साथ अलग बहुत सारे देशों को देखें, एक्सेप्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना और अमेरिका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाइना को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि आने वाले समय में जब वॉरफेयर होगा, उस वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो बहुत मेजर होने वाला है। और इसलिए उसने पहले से ही जितनी भी सोशल मीडिया एप्स थी और जो पूरा एक, जैसे ही हमने देखा कि एक डिजिटल वर्ल्ड जो है उसका एक उदय हो रहा था, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो रहे थे, तो उसका ऑल्टरनेटिव खुद ही बनाना शुरू कर दिया और दूसरों को भी ये पहुंचाना शुरू कर दिया। टिकटॉक एक एग्जाम्पल था कि हर किसी के पास, चाइना के पास तो एक्सेस है अपनी टेक्नोलॉजी का, लेकिन दूसरे देशों के पास भी चाइना की एप्स हो ताकि हमें उनकी इंफॉर्मेशन ग्रैब हो सके। तो हमारी जो पूरी मोनोपोली है अभी कंट्री के अंदर सोशल मीडिया एप्स की, वो भारत में नहीं है किसी एक कंपनी की, वो अमेरिका में बैठी कंपनीज की। यानी कि अमेरिका जो है उसने कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर कंट्रोल कर लिया है। अभी जैसे आशीष पहले जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे उनके नोन अधिकारी हैं ऐसे जो अभी भी ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में भेद है कि वो जो बात कर रहे हैं, चाहे वो फोन पर बात कर रहे हो या फिर मैसेजिंग के थ्रू बातचीत कर रहे हो,
वो इंफॉर्मेशन सिर्फ टू वे नहीं है, शायद वो किसी और के पास भी जा रही कि है। जो इनक्रिप्टेड डेटा की बात होती है वो वो बोला ऐसा कुछ जाता भी है नहीं है। क्योंकि व्हाट्सएप के पास तो एक्सेस है ना इस चीज। मैं सिर्फ व्हाट्सएप का नाम क्यों लूं, मैं सीधा बोलूंगी कि वहां भी पर अगर कोई applications है। एप्लीकेशन है तो उसके पास इंफॉर्मेशन आपकी होगी। अगर जैसे अभी आपने एग्जांपल दे देते आशीष कि हम थोड़ा सा सिर्फ एक फोटो ही देखें, कोई प्रोडक्ट देख ले, भाई वो पीछे जान खा जाता है। हम Recommendations देखते हैं कि आना भाई शुरू हो आप जाते इसको हैं। लो 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 लो, फेसबुक पे आ जाता है, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, हर जगह आप लेते कैसे नहीं हो। दैट मीन्स कि हमारी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। कितनी बार आप कहीं जाते हैं, मैंने देखा है कि उसकी स्टोरीज आपको गूगल पे सजेस्ट होने लग जाती है कि भाई वहां के आर्टिकल्स आपको सजेस्ट होने लग जाएंगे। दैट मीन्स मेरी लोकेशन भी अब प्राइवेट नहीं है। Trace कर रहे हो। मतलब आप देखेंगे A to Z कहानी ये है कि जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें चाइना और अमेरिका विन विन सिचुएशन में है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो मुझे 15 अगस्त की पीएम की वो स्पीच याद आ रही है जब उन्होंने ये बात कही थी कि सोशल मीडिया में भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हाँ, मैं अभी कहूंगी कि 11 साल बहुत हम कह सकते हैं कि इससे पहले इसकी प्लानिंग मुझे लगता है नैना हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी मुझे लगता है जो फोकस होना चाहिए, जब आप कह रहे हो कि इंडिया को हर एक मतलब अपनी रिलायंस किसी पर नहीं होनी चाहिए, आप खुद एकदम सेल्फ रिलायंट है, तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यश, ओवर टू यू। एक चीज़ अभी जो आशीष जी, नैना जी और पलक जी ने बोली है, उसके ऊपर मैं एक तीनों पे एक सवाल भी पूछता हूं और एक जनता आपसे भी सवाल पूछता हूं। आज से 21 साल पहले 2004 में फेसबुक का जन्म हुआ था। आज से 15 साल पहले 2010 में इंस्टाग्राम का जन्म हुआ था। उस टाइम अभी क्यों जितनी भी बातें हुई कि अगर एक हम फ्रिज देखते हैं तो हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास ऐड आ जाता है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना है सोशल मीडिया लाइफ में। इन सब चीजों को अगर एक सेंटर पॉइंट में लाना चाहे, मैं ये नहीं कहूंगा ये इकलौता पॉइंट है जो मैं बोलने वाला हूं, क्या हर 5 साल में जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, आज के समय में 5 साल नहीं, हर एक महीने में टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। 2004-2010 जब ये एप्लीकेशंस आए थे जो आज वर्ल्ड वाइड जनता यूज कर रही है, कोई भी देशों कुछ देशों में बैन है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, लोगों में जागरूकता जागती है और लोगों के प्रति वो जो इंटरेस्ट है कि क्या हमारा डेटा लीक हो रहा है, क्या अमेरिका में बैठे हुए लोग, क्या कंपनीज है वहां पे, क्या एमएनसीज है वहां पे जो हमारा डेटा ले रही हैं, क्या वहां पे ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं साइबर अटैक्स को लेकर आज के टाइम में, जिनको जेनजीस का जमाना कहना जाता है, जो नेपाल में भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वहां पे लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो डेटा है वो लीक होता है। आज के टाइम में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पहले से आती हैं, लेकिन वेब सीरीज बन रही हैं। हाल ही में एक बहुत फेमस वेब सीरीज बनी थी, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, लेकिन उसमें क्लियर दिखाया है कि आज के टाइम में 2 देशों की अगर आर्मी से ऊपर साइबर टेररिज्म है, क्या फ्रॉड बैंकिंग का हम अकाउंट्स लेके एक दूसरे पे, चाइना उसका हब बताया गया उसमें। अब वो सच है कि झूठ वो आप बता सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये बात है कि साइबर टेररिज्म पे जो प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है, अगर किसी एक देश की इकोनॉमी को ठप करना है तो उसके लिए आप किसी अकाउंट्स को अगर आप ले सकते हैं, उनका डेटा ले सकते हैं, तो आई थिंक अकाउंट्स और डेटा प्राइवेसी लीक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो अगर उनसे हम अपडेटेड रहे, देश अपडेटेड रहे। लेकिन यश, ऐसे देखा जाए तो इंडिया ने तो बाकायदा, खासतौर से हमने देखा ट्विटर के साथ में पहले एक अलग स्थिति थी, अब जो एक्स हो चुका है, उसके बाद में हमने एक अपना पैरेलली दूसरा एक जो कहा जाए कि सेटअप रेडी किया, कू के तौर पर बीच में आया था। टेलीग्राम इस बीच जो है वो लॉन्च हुआ टेलीग्राम को, और बहुत ज़्यादा वो भी एक्टिव हुआ। बट बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हम मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट के साथ में अगर सेल्फ ओन इस तरह के एप्लीकेशंस पे जाते हैं तो उसके यूज़र्स कितने होते हैं। और एक और बात ये कि खासतौर से जब एप्लीकेशन बैन होने का वक्त आता है, मुझे ध्यान है टिकटॉक एक वक्त में इंडिया में उसके बहुत यूज़र्स थे, और मतलब हर दूसरा व्यक्ति कहा जाए कि टिकटॉक यूज़र था। जिस तरह से जितना ईजी एक्सेस अभी इंस्टाग्राम का है, उससे ज़्यादा टिकटॉक की एक अलग तस्वीर थी। पबजी का एक अलग वो था। जब यहाँ पर ये बैन हुए तो यहाँ पर तो इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीर नजर नहीं आई। एक चीज मैं पबजी के बारे में कहना चाहूंगा, ऐसे पबजी इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत गेमिंग एप्स हैं। हाँ। क्योंकि जब ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन होंगे, पाकिस्तानी एक्टर्स के जो पर्सनल चैनल है वो इंडिया में बैन होंगे, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि आज भी अगर कोई इंसान ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेमिंग खेल रहा है, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो चाहे वो ऐप स्टोर पे हो, वहां पे चैटिंग अभी भी आप पाकिस्तानी लोगों से कर सकते हैं। वहां पे चैटिंग आप अभी भी अफगानिस्तान, आपको नहीं मालूम वो इंसान कहां से बैठा है, लेकिन वहां पे तो बंद नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं तो आपका डेटा लीक हो रहा है। तो यश, जब जांच एजेंसियां एनआईए वगैरह जांच करती हैं तो इस बात का खुलासा होता है कि ये जितने भी स्लीपर सेल है हमारे मुल्क में, ये कभी भी सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अमूनन इस गेम की जो वेब सीरीज है वो उनमें जाकर ऑनलाइन जो है वो इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इस नाम का व्यक्ति कौन है, या फिर उनका कोड जो होता है उस कोड के जरिए वो ऑपरेट करते हैं चीजों को। दूसरी बात आपने कहा कि फेसबुक का जन्म हुआ
मेटा का जन्म हुआ, लेकिन सबसे पहले जो जन्म हुआ था सोशल मीडिया को, जिसमें एक रेवोल्यूशन आया था उस समय, मुझे ध्यान में है कि उस समय इस तरह के डेस्कटॉप नहीं हुआ करते थे, व्हाइट कलर का कंप्यूटर हुआ करता था, और उस समय ऑर्कुट आया था। ये 2004 में भारत में पहली सबसे बड़ी क्रांति सोशल मीडिया की जो थी वो ऑर्कुट की थी। वो गूगल की तरफ से वो इनिशिएट किया गया था। हालांकि वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया, लेकिन 2-3 सालों तक उसका क्रेज बहुत ज्यादा रहा, और उसके बाद ये सारी जो बाकी जो दूसरी सोशल मीडिया एप्स हैं वो आना शुरू हुई। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हमें शक्तियां मिलती हैं तो उन शक्तियों का इस्तेमाल सकारात्मक दिशा में करना होगा। अगर हमने नकारात्मक दिशा में करने की सोची तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ेगा। एप्स हमारी सुविधाओं के लिए है, हम एप्स की सुविधाओं के लिए नहीं है। एप्स हमें नहीं चला सकते, हमें एप्स को चलाना है, और जिस दिन एप्स हमें चलाने लगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज के तारीख में दुर्भाग्यवश ये हमारे मुल्क में हो रहा है कि एप्स लोगों को चला रहे हैं, लोग एप्स को नहीं चला रहे हैं। इसमें जैसे अमेरिका की बात हो रही थी कि अमेरिका, क्योंकि सबके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है ये कि अगर अमेरिका में कुछ फाउंडर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी, उनके क्रिएटिव दिमागों ने ऐसे शुरू किया सोशल मीडिया ऐप्स, क्या ये चीज़ सच है? एक बार पलक आप भी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या उन्हीं का रीज़न है? क्या वो वहाँ पे एक्चुअली अगर डेटा लीक, जो प्राइवेट प्रिवेसी लीक होती है, अभी आपने लोकेशन की बात करी, अभी हमने बात करी हमारी आवाज़ वो कैप्चर कर रहा है, एक एक चीज़ हमारी रिकॉर्ड हो रही है, हम अभी भी जो वार्तालाप कर रहे हैं वो हमारे फ़ोनों पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, कोई ना कोई सुन रहा है। क्या मतलब आप इससे अग्री करती हैं कि सोशल मीडिया पे चीज़ें जा रही हैं? बिल्कुल, वही तभी तो हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बहुत सारे अधिकारियों को देखते हैं कि वो प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस बारे में कि हम कोई भी अगर बातचीत कर रहे हैं या तो वो फेस टू फेस हो, और अगर वो फेस टू फेस नहीं भी है तो आपके पास वो, जो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, तो वो जो हम देखते थे पहले, जो हम फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे, स्मार्टफोन्स नहीं, जो एक नॉर्मल फ़ोन होता है, तो उस फ़ोन से बातचीत करना क्यों प्रेफर कर रहे हैं? दैट मीन्स उनको इस बारे में बात पता है उनको कि जो वो बातचीत कर रहे हैं वो कोई थर्ड पर्सन जो है उसको या तो हैक कर सकता है या फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी हम बहुत बार देखते हैं ना कि हमारे जो कॉल्स हैं उसको ट्रैप कर सकती हैं, तो मतलब उनके पास भी इस चीज़ का तोड़ है। बिल्कुल तोड़ तो है, लेकिन एक बात और हमें समझनी होगी कि आखिर ये सोशल मीडिया, ये एप्लीकेशंस कितनी खतरनाक है। वही कि हमारी लाइफस्टाइल को भले ही इजी करती हो, दुनिया के किसी दूसरे कोने पे बैठे व्यक्ति से आप चंद, ये कहा जाए, सेकंड्स के अंदर आप कनेक्ट होते हैं और आप उसके साथ में जुड़ते हैं, आप उससे हमेशा से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन आखिर ये कितनी ज़्यादा घातक है कि किसी एक देश के तख्ता पलट जो है वो भी इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के माध्यम से अगर होता है। खासतौर से अगर देखा जाए तो हम ये इस तरह की एप्लीकेशंस तो हैं, खासतौर से मोबाइल फ़ोन वगैरह भी। वही बात है कि नैरेटिव सेट करने में आखिर कौन सा डेटा किस रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। भारत में भी कई बार कोशिश की गई, खासतौर से जब किसान आंदोलन की बात की, वहाँ पे टूल किट इस तरह से हुआ, और कई बार यही होता है कि वो डेटा वो टूल किट के रूप में कब इतना ज़्यादा व्यापक, इतना बड़ा रूप ले लेता है जो किसी देश के लिए घातक हो जाए। जाहिर तौर पर, और इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि कुछ समय पहले इस बात के भी आरोप लगे थे कि फेसबुक के जरिए जो डेटा है वो चोरी की गई थी। इतना ही नहीं, कुछ कंपनी उसके खिलाफ सीबीआई ने 2021 में, मुझे ध्यान में है, कि जांच भी शुरू कर दी थी। तो सुरक्षित रहिए। यहाँ पर मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, एक धार्मिक उदाहरण है, उससे अपने आप को समझिए। जब त्रेता युग था तो उस समय दानव और जो भगवान होते थे वो अलग अलग लोक में रहते थे। जब सतयुग आया तो भगवान श्री राम हुए और रावण हुआ, वो दोनों अलग अलग देशों में हुआ। उसके बाद फिर आया द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण हुए और कंस हुए, वो एक ही परिवार में मिले थे। अब जो है वो कलयुग है, यहाँ पर दानव और देवता दोनों ही एक ही शरीर में रहते हैं। तो आप किससे कितना फीड करते हैं ये देखकर, सोचकर अपने भविष्य का अंदाजा लगाइए। सुरक्षित रहिए, हम यही कहेंगे। कम समय अपने व्हाट्सएप या फिर दूसरे जो जिन भी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं उन पर कम से कम समय व्यतीत करिए। आप ऐप को चलाइए, ऐप आपको ना चलाए, इस बात की आप हमेशा, मुझे लगता है कि एक समझ रखिए, ताकि जिंदगी जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे निकल पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।